नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान में चल रही सियासी खींचतान पर खबर है कि वहां के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की कुर्सी खतरे में है। तालिबान के ही नेता अब अखुंदजादा को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। कुर्सी के लिए वहां बहुत बड़ी जंग छिड़ने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि पूरा हक्कानी नेटवर्क अब अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर के पद से हटाने के काम पर लग गया है। कुर्सी के लिए तालिबान में इस हद तक आपसी खींचतान पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार में एक बहुत बड़े उठापटक की सूरत बनती साफ दिखने लगी। इस बार अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की कुर्सी खतरे में दिख रही है। तालिबान में पड़ी फूट अब अफगानिस्तान की सत्ता में बड़े बदलाव की वजह बन सकती है, क्योंकि अखुंदजादा के खिलाफ बढ़ रहा विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अखुंदजादा के खिलाफ जो धड़ा खड़ा हुआ उसमें दो बड़े नाम हैं। पहला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो हक्कानी नेटवर्क के मुखिया होने के अलावा अफगानिस्तान की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री हैं। जबकि दूसरा नाम है मुल्ला याकूब का। तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब भी वहाँ के ताकतवर नेताओं में है और इन दोनों नेताओं का दबदबा अफगानिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में है। इतना ही नहीं, इन दोनों के रिश्ते दूसरे मुल्कों के नेताओं और संगठनों से भी काफी अच्छे हैं। यही वजह है कि इस बार अखुंदजादा के लिए टिकना मुश्किल है, क्योंकि अखुंदजादा के साथ कई मसलों पर तालिबान के बड़े नेताओं की बिल्कुल नहीं बन रही। खास तौर पर महिलाओं को आजादी से जुड़े मामलों में अखुंदजादा किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब चाहते हैं कि महिलाओं पर ज्यादा सख्ती न की जाए। सबसे बड़े विवाद की वजह तो तालिबान की हुकूमत का महिलाओं के काम करने से जुड़ा फैसला रहा। अहम फैसला लेते हुए एनजीओ मतलब गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी गई। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर यूरोप और अमेरिका की संस्थाओं पर हुआ, जो अफगानिस्तान में समाज सेवा के काम में लगी थी। इस फैसले की वापसी के लिए भी अखुंदजादा पर खूब दबाव डाला गया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। हक्कानी और मुल्ला याकूब भी अखुंदजादा को समझाने में पूरी तरह नाकाम रहे। यही वजह है कि वहाँ अखुंदजादा के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात हो गए। और कुछ हफ्ते पहले एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए ही सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने अखुंदजादा को सत्ता में होने वाले बदलाव तक का संकेत दे दिया था, लेकिन उसके बाद से तो अखुंदजादा ने भी तेवर बदल लिए और अपने समर्थकों को नए सिरे से जुटाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में मोटे तौर पर तालिबान के दो धड़े रहे हैं। पहला काबुल वाला धड़ा और दूसरा कंधार वाला धड़ा। अखुंदजादा कंधार वाले धड़े से हैं। लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका दफ्तर काबुल में है। वही काबुल जो हक्कानी और मुल्ला याकूब का गढ़ है। माना जा रहा है कि अगर सत्ता में सीधे रास्ते से बदलाव नहीं हुआ तो वहाँ खून खराबा तक मुमकिन है। मतलब ये कि हक्कानी और अखुंदजादा के धड़ों में भी जंग छिड़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब ISKP पहले से तालिबान की जड़ें काटने में लगा है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये खींचतान वहाँ एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन जाएगी। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के फैसले के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड पहला नेटो देश है जिसने यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। यानी युद्ध के 1 साल बाद पहली बार यूक्रेन को खतरनाक फाइटर जेट मिलेगा, जिसके लिए जेलेंस्की कई महीनों से अमेरिका समेत दूसरे कई नेटो देशों से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब तक किसी ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दिया था। हालांकि यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड जेलेंस्की की मदद के लिए आगे आया। उसने कुछ रोज पहले ही ऐलान किया कि वो आने वाले कुछ दिनों में 4 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजेगा। इतना ही नहीं, 4 MiG-29 यूक्रेन पहुंच जाने के बाद वो 12 और लड़ाकू विमान वहां भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पोलैंड के फैसले का अमेरिका पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने बेहद आधुनिक और घातक F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देगा। जबकि जेलेंस्की लगातार बाइडेन से ये कह रहे हैं कि अगर रूस को हराना है तो वो F-16 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दें, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। और अगर ये विमान यूक्रेन को मिल गया तो वहां से रूस की सेना के पैर उखड़ सकते हैं। F-16 की गरज से ही रूस के सैनिकों में खलबली मच सकती है। अमेरिका के मुताबिक उसके इस लड़ाकू विमान का वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। इसी वजह से यूक्रेन लगातार अमेरिका से इस खतरनाक लड़ाकू विमान की मांग कर रहा है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बार फिर इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पोलैंड के MiG-29 देने के ऐलान का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि इससे अमेरिका के फैसले पर कोई असर नहीं होगा और वो किसी भी हाल में F-16 यूक्रेन नहीं भेजेगा। जबकि अमेरिका में भी अब इस बात की मांग होने लगी है कि यूक्रेन की मदद के लिए F-16 फाइटर जेट वहां भेजे जाएं। कुछ रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बाइडेन सरकार से यह अपील की गई कि वो जल्द से जल्द F-16 यूक्रेन भेज दे। अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिट्ठी के जरिए इस बात को रखा कि F-16 भेजकर यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही बात जेलेंस्की भी अमेरिका को लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वो F-16 यूक्रेन नहीं भेजने के फैसले पर लगातार अड़ा हुआ है।
हालांकि यूक्रेन को पोलैंड से मिग-29 मिलने पर थोड़ी राहत जरूर होगी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के मिग-29 से जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा, जबकि F-16 किसी भी जंग में बाजी पलटने की ताकत रखता है। लेकिन लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की इस फाइटर जेट को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका को मना पाएंगे। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक तीनों आतंकी वहां किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिसका पता चलता ही सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में तीनों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक आतंकी वहां के इलाकों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल ताइवान झगड़े में नहीं होगा। यह बयान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने दिया, जिनसे एक इंटरव्यू में ऑकस देशों के बीच हुई पनडुब्बियों की डील पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों को ताइवान विवाद सुलझाने नहीं भेजा जाएगा। यानी डील के कुछ ही दिन बाद अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जब ये डील हुई तो पूरी कहानी ताइवान के इर्द गिर्द ही बुनी गई। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के बारे में कम और चीन ताइवान झगड़े के बारे में ज्यादा बात हुई। और बताया गया कि ऑकस देशों में डील ताइवान में चीन को सबक सिखाने के लिए हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2030 से 2040 के बीच जो परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी वो चीन की शामत बन जाएंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री इस बात से सहमत नजर नहीं आए, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि जैसे ही परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी उन पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की सरकार फैसला करेगी कि उन्हें कब और कहां भेजना है, और इस फैसले में अमेरिका का कोई दखल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियों की डील के बदले अमेरिका से कोई वादा नहीं किया और इस डील का ताइवान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की डील का ताइवान झगड़े से लेना देना नहीं है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री तो यही कह रहे हैं, जबकि डील के ऐलान के बाद इसे चीन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस नए स्टैंड ने सारा समीकरण ही उलट पुलट कर रख दिया। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि एक हफ्ते में दूसरी बार नेटो ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमान एक बार फिर नेटो देश एस्टोनिया की हवाई सीमा के करीब पहुंच गए थे, जिन्हें वहां से भगाने के लिए ब्रिटेन की वायुसेना के 2 टाइफून फाइटर जेट रवाना हो गए। ब्रिटेन के ये फाइटर जेट एस्टोनिया में ही तैनात है ताकि रूस की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और एक बार फिर ब्रिटेन के फाइटर जेट ऐसा ही करने के लिए उड़ गए, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ जब रूस के लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब पहुंच गए। खबर के मुताबिक इस बार रूसी सेना के Tu-134 विमान के साथ 2 सुखोई फाइटर जेट भी थे, जबकि रूसी सेना का एक कार्गो प्लेन भी उनके साथ मौजूद था। इससे पहले 15 मार्च को भी रूस का विमान एस्टोनिया के पास पहुंच गया था, जिसे वहां से खदेड़ने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी ने साझा अभियान छेड़ा था और रूस के विमान को वहां से भगा दिया था। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। ईरान के मीडिया का दावा है कि उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि जरूरत पड़ने पर इजरायल अकेले ही ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। नेतन्याहू ने यह बयान अपने यूरोप दौरे के दौरान दिया और 17 मार्च को यूरोप के दौरे में हुई बैठकों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही ईरान से क्यों न भिड़ना पड़े। मतलब इजरायल ने 2 टूक कह दिया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसे यूरोप की जरूरत नहीं है, वो अकेले अपने दम पर ही ईरान को चारों खाने चित कर सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान न सिर्फ परमाणु ताकत बनने के लिए छटपटा रहा है, बल्कि वो चोरी छिपे बड़ी तेजी से परमाणु हथियार बनाने के काम में भी जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया था कि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, जबकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो उसका पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि इजरायल ही होगा। और इसीलिए वो ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ईरान को मिसाइल हमले की खुली धमकी दे चुके। कुछ हफ्ते पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान को रोकने के लिए इजरायल किसी भी हद तक जा सकता है। और अब एक बार फिर यूरोप दौरे के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ा तो वो उस पर अकेले ही हमला बोल देंगे। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बिल का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि मैक्रोन सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी। साथ ही पूरी पेंशन के लिए कर्मचारियों को कुल 43 साल काम करना होगा, जिसका फ्रांस के हजारों लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से कई दिनों से फ्रांस सुलग रहा है। पेरिस समेत फ्रांस के 200 शहरों में हालात बद से बदतर हो गए। दिन हो या रात सड़कों पर गाड़ियां जलती रहीं, गुस्साए लोग यहां वहां भागते रहे और गाड़ियों को आग के हवाले करते रहे। हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संभालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पेंशन सुधार बिल पास होने के बाद लोगों का गुस्सा शांति नहीं हो रहा। हजारों लोग 24 घंटे सड़कों पर हैं।
क्योंकि फिलहाल मैक्रोन सरकार इस बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार ने जब बिना वोटिंग के ये बिल पास करवाया तो उसने दलील दी कि इससे रोजगार बढ़ेगा और गरीबों को फायदा होगा। लेकिन आंसू गैस के गोलों के बीच जूझते ये लोग सरकार की दलील नहीं मान रहे। वो डटे हुए हैं। हजारों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए सड़क पर आंसू गैस के गोलों की भरमार लग गई। धुआं ही धुआं फैल गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और दुगने जोश से विरोध करने लगे। यानी मैक्रोन सरकार जो कह रही है वो इन प्रदर्शनकारियों को समझा नहीं पा रही, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से कर्मचारियों की उम्र घटेगी, जिनमें सफाई कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है, जिनमें सीवर साफ करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि वो गंदे सीवर में उतरकर जहरीली गैसों के बीच जाकर सफाई करते हैं। ऐसे में उनका तर्क है कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। मतलब प्रदर्शनकारी मैक्रोन सरकार की किसी दलील को नहीं मान रहे, क्योंकि उनका कहना है कि जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे। वहाँ सड़कों पर उतरे करीब 7,000 लोग रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने के खिलाफ हैं। पेंशन लेने के लिए 43 साल तक काम करने का रिकॉर्ड होने पर भी जबरदस्त गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने निचले सदन में ये बिल बिना वोटिंग के पास करवा लिया, जिसने प्रदर्शन की आग में घी डाल दिया, जिसमें फ्रांस के कई शहर जल उठे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने की मुहिम चला दी। उन्होंने मांग की कि रूस का नाम बदलकर मस्कवी कर दिया जाए, क्योंकि रूस के नाम की वजह से यूक्रेन के इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है और दुनिया को लग रहा है कि रूस का ऐतिहासिक महत्व यूक्रेन से ज्यादा है। जेलेंस्की ने यही दलील देकर रूस का नाम बदलकर मस्कवी करने की मुहिम चला दी, जिसके लिए उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और 25,000 हस्ताक्षर मिलने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन में जेलेंस्की का ये प्रस्ताव पास भी हो गया। मतलब जेलेंस्की पुतिन के दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की मांग से रूस के सैनिक तो नहीं मरेंगे, लेकिन रूस का दिमाग खराब होगा। हो सकता है जंग से उसका ध्यान भी भटक जाए, क्योंकि जेलेंस्की ने तर्क दिया कि सालों पहले रूस एक देश नहीं बल्कि छोटा सा राज्य हुआ करता था, जिसका नाम मस्कवी था और वो यूक्रेन से बहुत छोटा था। लेकिन उनका आरोप है कि रूस ने इतिहास से खिलवाड़ किया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अपना कद बढ़ाने के लिए रूस ने यूक्रेन के कद को घटाना शुरू कर दिया, जबकि करीब 1000 साल पहले रूस और यूक्रेन किवियन रूस का हिस्सा थे, जिसकी राजधानी मॉस्को नहीं कीव थी, जिसे तब के राजा रूस के शहरों की मां का दर्जा देते थे। और रूस और बेलारूस जैसे देशों ने अपना नाम किवियन रूस से ही निकाला था, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस को किवियन रूस का केंद्र दिखाने के लिए पुतिन फिल्मों और किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। जेलेंस्की ने यही दलील देकर रूस का नाम बदलने की मांग की। लेकिन किसी देश का नाम बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खुद जेलेंस्की भी ये बात जानते हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को रूस से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं छोड़ी। और ये कहने से नहीं चूके कि भौगोलिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश माने जाने वाला रूस एक अदना सा राज्य हुआ करता था। जेलेंस्की जानते हैं कि रूस का नाम बदलना यूक्रेन के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई देश अपना नाम बदलेगा ये नहीं, ये उसकी मर्जी है। कम से कम अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी और देश के कहने पर किसी देश का नाम बदल गया हो। लेकिन जेलेंस्की ने ये बात छेड़कर पुतिन के दिमाग से तो खेलना शुरू ही कर दिया है और दुनिया में रूस का नाम खराब करने की एक और कोशिश कर डाली। इधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने पाकिस्तान में चीन के लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नया फ्रंट बनाया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISKP पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीन के लोगों पर हमले बोलेगा, जिसके लिए उसने एंटी चाइना फ्रंट बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ISKP ने इस गुट में शामिल आतंकियों को चीनी नागरिकों पर हमले का काम सौंपा है, जो वहां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीन के लोगों को निशाना बनाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी के बाद अब TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ISKP से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर आने वाले दिनों में भीषण हमले हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले TTP ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उसके निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान की पुलिस रही है, लेकिन अब वो वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए भी खतरा बन गया है, क्योंकि उसने ISKP से हाथ मिलाकर उसकी ताकत बढ़ा दी और ISKP ने पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी को अपने साथ ले रखा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तीनों मिलकर पाकिस्तान में चीन के लोगों पर हमले को अंजाम देंगे। इससे पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाली मांग करने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन के लोगों को कई बार निशाना बनाया। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को मार दिया था, जबकि 2021 में ही कराची में 2 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही ली थी। और अब खबर है कि वो ISKP के साथ मिलकर कई बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी CPEC परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गया है।
और इसके लिए उसने अलग से एक CPEC पुलिस यूनिट ही बना दी। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस यूनिट में 18 से 25 साल की उम्र के लोगों की भर्ती की गई, जिन्हें 6 महीने के लिए पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग भी दी गई। इसके साथ ही CPEC प्रोजेक्ट की कई साइट पर पाकिस्तानी सेना के कमांडोज भी तैनात किए गए, ताकि चीनी नागरिकों पर होने वाले किसी भी हमले से निपटा जा सके, क्योंकि चीन कई बार चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर पाकिस्तान से नाराजगी जता चुका है और चीन के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि चीन उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने अपने यहाँ रूस और बेलारूस के विमानों के रखरखाव और उनमें ईंधन भरने पर पाबंदी लगा दी। ये ऐसे विमान हैं जिनमें बड़े पैमाने पर अमेरिका में बने उपकरण लगे हैं। इससे पहले तुर्की ने समंदर के रास्ते रूस सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों पर भी रोक लगा दी थी। और अब एक बार फिर उसने पुतिन को बड़ा झटका दे दिया। तुर्की के मीडिया का दावा है कि तुर्की ने अपने यहाँ अमेरिका में बने रूस और बेलारूस के प्राइवेट कार्गो, चार्टर और यात्री विमानों में ईंधन भरने और उनकी मरम्मत करने पर पाबंदी लगा दी। ये प्रतिबंध रूस के साथ बेलारूस और ईरान के एक एक विमान पर लागू होगा। तुर्की के मीडिया का कहना है कि जिन विमानों पर पाबंदी लगाई गई उनमें लगे 25% से ज्यादा उपकरण अमेरिका में बने हैं। इसलिए अमेरिका के दबाव में तुर्की ने अपने यहाँ इन विमानों में ईंधन भरने और उनके रखरखाव पर रोक लगा दी। इस बीच मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में हुई गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग पकड़े गए जो अपहरण और ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हुए। पकड़े गए 7 अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। El Estado de México fue quien nos liberó. Nosotros hacemos la detención acá de los agresores. पुलिस ने एक घर से उन 4 लोगों को सुरक्षित बचाया जिनका अपहरण इन बदमाशों ने किया था। उधर ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया तो वो भारी जीत के साथ एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मस्क ने एक ट्वीट करके यह बड़ा दावा किया और उन्होंने ये ट्वीट तब किया जब अमेरिकी मीडिया में ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खुद ट्रंप ने यह दावा किया कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने वकील के जरिए पैसे भिजवाए थे। आरोप है कि ट्रंप ने तब स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ दिए थे, ताकि उन्हें चुप किया जा सके, क्योंकि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में उन्होंने ट्रंप के साथ यौन संबंध बनाए थे। लेकिन ट्रंप ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया था। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ इस मामले में जांच शुरू कर दी गई और अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद इलॉन मस्क का ये चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप की बड़ी जीत का दावा कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गिरफ्तारी से ट्रंप को किस तरह फायदा होगा। उधर ट्रंप के दावे से अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों से एक बार फिर सड़कों पर उतरने की अपील कर दी ताकि उनकी गिरफ्तारी होने पर विरोध जताया जा सके। और इस अपील के बाद ट्रंप सोशल मीडिया पर घिर गए। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया कि ट्रंप ऐसे पैंतरों से कानून से बच नहीं सकते। इधर अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISKP और तालिबान के बीच का विवाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान ने ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों की कुछ तस्वीरें जारी की, जिन पर बवाल मच गया, क्योंकि इन तस्वीरों में आतंकियों को महिलाओं के कपड़े पहने दिखाया गया था। एक नहीं बल्कि कई आतंकियों की तस्वीरें जारी की गईं। कुछ के हाथों में तो राइफल तक दिखाई दी। दावा यह है कि ये सभी आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के। न्यूज़ 18 के हाथ लगी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन आतंकियों की हैं जो महिलाओं के लिबास में छुपकर हमलों को अंजाम देते हैं। महिलाओं के कपड़ों में आतंकियों की तस्वीरों ने सनसनी मचा दी। पहले तालिबान प्रशासन ने ऐसी कई फोटो जारी की जिसमें कुछ पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहने हुए दिखाया गया था। दावा किया गया है कि इन लोगों के संबंध आतंकवादी संगठन ISKP से हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस बुरी तरह तिलमिला गया। उसने तालिबान पर पलटवार करने में देर नहीं की। ISKP ने कह दिया कि महिलाओं के पीछे छुपने की संस्कृति तालिबान की है और सफाई देते हुए कहा कि जिन भी आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई उनका इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोनों संगठनों के बीच हुए वार पलटवार से साफ हो गया कि दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक की आग में झुलस सकता है। पिछले करीब 10 दिन से दोनों संगठन आमने सामने हैं। पहले तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कुछ आतंकियों को ढेर किया, फिर बदला लेने के लिए ISKP ने बल्ख प्रांत के गवर्नर को दफ्तर में घुसकर मार दिया। ये दोनों संगठन खूंखार भी हैं और बेहद खतरनाक भी। खास बात यह कि दोनों ने अमेरिकी फौज से मिलकर जंग लड़ी है। असल में आतंकवादी संगठन ISKP और तालिबान कभी एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में आतंकी वारदात किया करते थे, लेकिन जब से तालिबान का अफगानिस्तान में शासन आया, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस उसके पूरी तरह से खिलाफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के कई बड़े नेता इस वक्त इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के निशाने पर हैं। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का साथ
उसके सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया, जबकि उसने हमेशा संकट की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया था। जब पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत पड़ी या कोई संकट आया, सऊदी अरब ने सबसे पहले उसकी मदद की। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सऊदी अरब ने भी उससे किनारा करने का मन बना लिया। उसने साफ कर दिया कि वो आर्थिक संकट से निकालने के लिए न तो पाकिस्तान को किसी तरह का बेल आउट पैकेज देगा और न ही बिना ब्याज का कोई कर्ज। अपने करीबी दोस्त के इस फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार हैरत में है। उसे ये तक नहीं सूझ रहा कि वो सऊदी अरब को कर्ज देने के लिए मनाए तो कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। उसके पास न तो पैसा बचा है, न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। ऐसे में दिवालिया होने से बचने के लिए उसे फौरन भारी भरकम कर्ज की जरूरत है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जिनसे वो कुछ दिनों का सामान ही विदेशों से खरीद सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त सऊदी अरब के सामने एक बार फिर से झोली फैलाई थी। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के कर्ज नहीं देने के इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सदमे में है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की एक गुहार पर खाड़ी देश उसकी मदद के लिए आगे आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से मोहभंग हो चुका है और वो किसी भी तरह उससे अपनी जान छुड़ाने में जुटा है। और ऐसा तब लगा जब कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब ने अपने दुश्मन तुर्की को भारी भरकम कर्ज देने का ऐलान कर दिया था, जबकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए उसके आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने दो टूक कह दिया कि वो कर्ज तभी देगा जब उसे पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा कर पाना शहबाज शरीफ के बूते के बाहर था। जबकि दूसरी तरफ उसने तुर्की को बिना किसी शर्त के $5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ लोन देने का वादा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बड़ा झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। महंगाई की वजह से वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगर मदद नहीं मिली तो यह आर्थिक संकट वहां भयानक त्रासदी का रूप ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोग गरीबी और भूख से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। 2 रोज पहले कराची में रहने वाले एक परिवार ने महंगाई से तंग आकर जहर खा लिया, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की वजह से जान देने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल में भी एक मजदूर ने 2 बच्चों के साथ गरीबी से तंग आकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह पंजाब प्रांत के ही एक दूसरे शहर में एक आदमी ने महंगाई की वजह से अपनी 4 साल की बेटी के साथ खुदकुशी कर ली थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही रूस में हवाई सेवा बंद करने की नौबत आ जाएगी। दावे के मुताबिक रूस पुर्जों की कमी की वजह से यात्री विमानों को स्टार्ट करने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें स्टार्ट करने के लिए जिन स्पार्क प्लग की जरूरत होती है रूस के पास वो लगभग खत्म है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के पास जो भारी भरकम सुपरजेट 100 विमान हैं, उनमें अमेरिकी कंपनी के स्पार्क प्लग इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यूक्रेन पर किए रूस के हमले के बाद अमेरिका ने ही रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि रूस की एक कंपनी सैटर्न के पास मौजूद कुछ स्पार्क प्लग से पिछले 11 महीनों तक काम चल गया, पर अब वो भी खत्म होने को है। रूस के एक टेलीग्राम चैनल का तो ये तक दावा है कि अगर ये किल्लत इसी तरह बनी रही तो सिर्फ सुपरजेट 100 नहीं बल्कि सुखोई विमानों के भी बंद पड़ने की नौबत आ सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व पायलट को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि वो चीन के पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जो ब्रिटेन के कानून के मुताबिक जुर्म है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना का ये पूर्व पायलट TFASA यानी चेस्ट फ्लाइंग एकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका के जरिए चीनी पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की वायुसेना की तकनीक अगर चीन के हाथ लग गई तो ये बाकी देशों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका कई बार ये आशंका जता चुका है कि चीन ताइवान को हड़पने की कोशिश में है, जिसके लिए वो आए दिन उसकी एयर स्पेस में घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका इस मामले में ताइवान के साथ खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने अपने पायलटों को ब्रिटेन की तकनीक सीखने के लिए भेजा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका से भी मुकाबला कर सकें। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को ठेंगा दिखा दिया। 2 दिन पहले ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुतिन न सिर्फ क्राइमिया गए बल्कि यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले मारियोपोल में भी जा धमके। इतना ही नहीं, रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने तो उस गिरफ्तारी वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से कर दी। असल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर आरोप लगाया गया कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेन के बच्चों को अगवा करने की घटनाओं में शामिल रहे हैं। साथ ही पुतिन पर यह आरोप भी है कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस में लाया गया।
हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस गिरफ्तारी वारंट के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि पुतिन के खिलाफ कोर्ट का यह आदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिसका मतलब है कि रूस ने इस बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की ठान ली है। हालांकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी वारंट का पुतिन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया के 120 से भी ज्यादा देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिसका मतलब यह कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अगर पुतिन इन 120 देशों में किसी भी देश में गए तो वहां की सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देशों में ब्रिटेन और जापान जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, जबकि 33 अफ्रीकी देश और यूरोप के 18 देशों के अलावा भी कई देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। और पुतिन पर लगे आरोपों की जांच कर रहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वकील करीम खान ने बताया कि 120 देशों में पुतिन के जाते ही उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ केस चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, इसलिए वो गिरफ्तारी वारंट को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा। इधर पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि ईरान जेल में बंद बच्चों को बिजली के झटके दे रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ईरान की पुलिस ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया था और बेरहमी से जेल में ठूंस दिया था। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि इन बच्चों को अब ईरान की सरकार जेल के अंदर तरह तरह की यातनाएं दे रही है। आरोप है कि इस दौरान कुछ बच्चों को बिजली के झटके दिए गए, यहाँ तक कि कुछ के साथ रेप होने तक का भी दावा किया गया है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना जुर्म कबूल कर लें। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जिन बच्चों को ईरान अपनी जेल में बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है उनमें ज्यादातर की उम्र 12 साल से भी कम है। इन बच्चों को ईरान ने पिछले साल भड़के हिजाब आंदोलन के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों की वजह से गिरफ्तार किया था। इन बच्चों को इस बात की धमकी भी दी गई कि अगर उन्होंने इस बात का जिक्र जेल से निकलने के बाद किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई। बताया गया कि पुतिन ने अब वैगनर ग्रुप को पूरी तरह से रास्ते से हटाने का मन बना लिया, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपनी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में वैगनर ग्रुप की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी से पुतिन परेशान हो गए। यही वजह बताई जा रही है कि अब वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने खुद पुतिन और उनके बीच बढ़ रहे तनाव के बारे में बताया। असल में इस जंग में अब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। रूसी सेना के साथ मिलकर उन्होंने यूक्रेन के जवानों को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुतिन को इस जंग में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन नहीं चाहते कि वैगनर ग्रुप किसी भी तरह से उनके लिए खतरा बने, क्योंकि अब तक वैगनर ग्रुप के मुखिया लगातार गोला बारूद की कमी के लिए रूसी सेना पर निशाना साधते आए हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि उन्होंने पुतिन के कुछ करीबी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही येवगेनी प्रिगोजिन ने अब तक बखमुत न जीत पाने का ठीकरा भी रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर ही फोड़ा था। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता आया है कि येवगेनी प्रिगोजिन इस जंग में जीत के लिए रूस की सत्ता में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। खबर है कि इसीलिए पुतिन ने भी अब उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप को दी जाने वाली मदद बंद कर दी गई। दावा है कि इसी के बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया और उन्होंने पहली बार पुतिन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो उनकी आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं। बताया गया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने पुतिन को रूस की सत्ता से हटाने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया था, जिसकी खबर उन्हें लग गई। इतना ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन जंग के बाद वो अपने सैनिकों को एकजुट कर यूक्रेन के जीते हुए हिस्से पर कब्जे की भी तैयारी में थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने अभी से वैगनर ग्रुप के पर कतरने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें अगर इस जंग में जीत मिले तो उनके लिए वैगनर ग्रुप मुश्किलें पैदा न कर पाए। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां बाढ़ की वजह से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बुजुर्ग और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव दल के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। इस बीच ईरान ने सीरिया में लड़ाकों की भर्ती के लिए एक दफ्तर खोल दिया। ये दफ्तर सीरिया के अल हस्का प्रांत में खोला गया, जहां 20 लोगों को ईरान की तरफ से लड़ाकों को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई। और भर्ती होने वाले लड़ाकों को हर महीने $200 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 16,000 रुपए वेतन दिए जाने का ऑफर दिया गया। असल में इजराइल की सेना सीरिया में ईरान के ठिकानों को कई बार निशाना बना चुकी है। पिछले महीने ही इजराइल ने सीरिया में कई मिसाइलें गिराई थी। दावा है कि उस हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा था। और उस हमले के बाद से ही ईरान नए लड़ाकों की भर्ती का प्लान बना रहा है और इस प्लान को अमल में लाने के लिए उसने अलास्का में बकायदा दफ्तर भी खोल दिया। और ईरान के मीडिया का दावा है कि उस दफ्तर में अब तक 80 लड़ाकों की भर्ती की जा चुकी है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी एक अलग फौज बनाने की तैयारी में था। इसका पता तब चला जब पुलिस ने जलंधर में अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को गिरफ्तार किया।
जिनके पास से 6 राइफल मिली जिन पर AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स लिखा नजर आया। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अमृतसर में वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह के घर के गेट और दीवारों पर भी AKF लिखा दिखाई दिया। उसके घर से AKF लिखी कई जैकेट भी मिली। अमृतपाल की सुरक्षा में तैनात उसके समर्थक भी कई बार AKF लिखी जैकेट पहने नजर आ चुके हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अमृतपाल अनंतपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी एक अलग फौज बनाने में जुटा था, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल सिंह की अनंतपुर खालसा फोर्स में अमृतसर, मोगा, जलंधर और तरन तारण से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उधर अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 220 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदेगा। इससे पहले अमेरिका की इस खतरनाक मिसाइल को ब्रिटेन भी खरीद चुका है, क्योंकि ये दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखती है। इसके हमले से बचना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया 220 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल किसी जहाज या सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, जो 2500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। ये मिसाइल अभी तक केवल ब्रिटेन और अमेरिका की फौज के पास है। इस मिसाइल को खरीदकर ऑस्ट्रेलिया समंदर में अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। असल में चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पिछले कुछ साल में तेजी से खराब हुए हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहता है कि कोई भी देश उसे आंख न दिखा पाए। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि जासूसी के लिए चीन अमेरिका पर साइबर अटैक कर रहा है। बताया गया कि हमला इतने गुपचुप तरीके से किया जा रहा है कि हैकरों के बारे में पता लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि दावा है कि चीन के हैकर साइबर हमले के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो कहीं भी आसानी से सेंध लगा देते हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक चीन के हैकर लगातार अमेरिकी रक्षा कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। बताया गया कि वो रक्षा सौदे से जुड़ी जानकारी और तकनीकी राज चुराने में जुटे हैं, जिसकी वजह से रक्षा कंपनियों के साथ साथ सेना से जुड़ी जानकारियां लीक होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका हमेशा से चीन के हैकरों को एक बड़े खतरे के तौर पर देखता आया है। उसने कई बार साइबर हमले के लिए चीन पर आरोप भी लगाए, लेकिन चीन ने अमेरिका के आरोप को हमेशा गलत बताया। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के कई लड़ाकों ने काम से बोर होकर नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में रिसर्च का काम करने वाली एक संस्था ने यह दावा किया और बताया कि तालिबान के ज्यादातर लड़ाके दफ्तरों में बैठकर काम करने से बोर हो चुके हैं और उनमें कई तो चुपचाप नौकरी भी छोड़ चुके हैं। असल में अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले तालिबान ने अपने लड़ाकों को खून खराबे की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी, और जब काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, तब हथियारबंद लड़ाकों को दफ्तरों में नौकरी दे दी गई, जहां पर उन्हें कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना होता है। लेकिन तालिबान के खूंखार लड़ाके कंप्यूटरों के आगे बैठकर बोर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में रिसर्च करने वाली संस्था अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क ने बताया कि उसने तालिबान के कुछ लड़ाकों का इंटरव्यू भी लिया। उन इंटरव्यू के आधार पर दावा किया गया कि दफ्तरों में बैठे तालिबान के ज्यादातर लड़ाके अपने काम से खुश नहीं हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। इधर उत्तर कोरिया के एक अखबार का दावा है कि वहां के शासक किम जोंग उन सेना में 8 लाख लोगों को भर्ती करने की तैयारी में है। यह दावा उस वक्त किया गया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिससे किम जोंग उन बेहद गुस्से में। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने वाले हैं। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि करीब 8 लाख मजदूरों और छात्रों ने एक दिन के भीतर सेना में भर्ती होने का फैसला किया। दावा है कि ये सभी लोग खुद ही वहाँ की फौज में भर्ती होना चाहते हैं। यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से नाराज किम जोंग उन कुछ भी कर सकते हैं, और 8 लाख सैनिकों की भर्ती की खबरें भी इसी कड़ी में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। यही नहीं, इसी महीने उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट भी किया, जो न केवल बेहद खतरनाक हैं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने रविवार को भी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो जापान के पास समंदर में जाकर गिरी। इससे पहले गुरुवार को भी उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री इलाके में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया था जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जापान के दौरे के लिए निकल रहे थे। कुछ रोज पहले चीन ने भी दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की बेहद खतरनाक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। 13,000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेज सकती है और महज 33 मिनट में अमेरिका में तबाही मचा सकती है। मतलब ये कि अमेरिका अब उत्तर कोरिया की मिसाइलों के टारगेट में आ चुका है। यही वजह है कि किम जोंग उन लगातार बाइडेन को आंखें दिखा रहे हैं और जंग की चेतावनी दे रहे हैं। उधर जंग के बीच पुतिन यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल पहुंच गए। मारियोपोल पर पिछले साल मई महीने से रूस का कब्जा है। ये जानकारी रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दी। कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसके बाद पुतिन अचानक यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल पहुंच गए, जहां वो सड़कों पर खुद गाड़ी चलाते नजर आए। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने जानकारी दी कि पुतिन हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे और फिर वहां के कई इलाकों में गए और रुके,
जिनमें वहां का नेवेस्की इलाका भी शामिल था, जहां पुतिन ने लोगों से बात की और एक अपार्टमेंट का दौरा भी किया। यानी एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन बेधड़क होकर यूक्रेन के उस हिस्से में घूमे फिरे जिस पर पिछले साल मई के महीने में रूस ने कब्जा कर लिया था। जबकि यूक्रेन ने पुतिन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मारियोपोल पर कब्जे के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसने यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल से 200 शव बरामद किए थे। मारियोपोल अजोव सागर के उत्तरी हिस्से में बसा है और जनसंख्या के लिहाज से यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है। जंग से पहले मारियोपोल की आबादी करीब 5 लाख थी और यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस ने वहां लोगों को बेदर्दी से मारा। हालांकि पुतिन के इस दौरे पर यूक्रेन का कोई बयान नहीं आया, जबकि पुतिन धड़ाधड़ यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मारियोपोल पहुंचने से ठीक एक दिन पहले वो क्राइमिया भी गए थे, जहां उन्होंने एक म्यूजियम का दौरा किया था और एक स्कूल में भी गए थे। पुतिन ने क्राइमिया दौरे के लिए समय भी खूब सोच समझ कर चुना, क्योंकि वो क्राइमिया पर रूस के कब्जे की 9वीं वर्षगांठ पर वहां पहुंचे थे। क्राइमिया काला सागर के उत्तरी हिस्से पर बसा है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन पिछले 9 साल से पुतिन क्राइमिया को रूस का हिस्सा बताते हैं। 2014 में उन्होंने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि क्राइमिया में रूस का कानून चलेगा। और कुछ इसी इरादे से पुतिन ने जापोरिजिया, खैरसोन, लुहांस्क और डोनेस्क में भी जनमत संग्रह करवाया था। लुहांस्क और डोनेस्क मिलकर यूक्रेन का डॉनबास क्षेत्र बनाते हैं, जिसके मारियोपोल शहर पर रूस ने सबसे पहले कब्जा किया था। लेकिन यूक्रेन बार बार कह रहा है कि रूस क्राइमिया समेत उन सभी हिस्सों से अपनी सेना को हटा ले जो औपचारिक रूप से यूक्रेन के हैं। दुनिया में युद्ध अपराधों की सुनवाई करने वाली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किए हैं, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी का वारंट तक जारी हो गया। लेकिन रूस ने इस वारंट को ही मानने से इनकार कर दिया और पुतिन इस तरह से मारियोपोल और क्राइमिया में घूमे मानो वो यूक्रेन जंग में जीत गए हों। इस बीच भारतीय नौसेना का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट PHI पोसाइडन संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका के गुआम द्वीप पर 5 देशों की नौसेना हाथ मिलाकर ड्रिल कर रही है, जिनका मकसद समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाना है। गुआम द्वीप पर 15 दिनों तक चलने वाली इस ड्रिल में भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए इन देशों के कई घातक एयरक्राफ्ट वहां पहुंच भी चुके हैं। और भारत ने इसके लिए अपना सबसे ताकतवर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भेजा है, जिसका नाम है PHI पोसाइडन, जिसकी ताकत उसका महाशक्तिशाली रेडार सिस्टम है। इसलिए भारत ने अपने इस महाबली को इस युद्धाभ्यास में भेजा है ताकि आए दिन घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को चित किया जा सके। अमेरिका के गुआम द्वीप पर यह सैन्य अभ्यास 16 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें खासतौर पर समंदर में छिपी पनडुब्बियों को ढूंढने की ताकत को परखा जाएगा। वहीं तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ह्यूजेट का वीडियो जारी कर सबको चौंका दिया। यूक्रेन की जंग में तुर्की के बारख्ताश ड्रोन खूब धूम मचा रहे हैं। लंबे वक्त से तुर्की दावा कर रहा था कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के बेहद करीब है और पहली बार उसने इस फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। हालांकि अभी ह्यूजेट नाम के इस फाइटर जेट ने उड़ान भरना शुरू नहीं किया है। तुर्की की सरकारी कंपनी टर्किश एयरस्पेस के CEO ने इस फाइटर जेट के टेस्ट का वीडियो इंटरनेट पर डाला। फाइटर जेट में पायलट चढ़ते हुए दिखे और रनवे पर यह जेट चलता हुआ भी दिखा। पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी दिखाया गया। बाद में जब पायलट जेट से नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर गजब की खुशी दिख रही थी। तुर्की के अधिकारियों की तरफ से ट्विटर पर बताया गया कि यह ह्यूजेट बहुत जल्द आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। इस बीच रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अब स्लोवाकिया ने भी लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 13 MiG-29 विमानों का बेड़ा यूक्रेन भेजा जाएगा, जिसका ऐलान खुद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने किया। नेटो के सदस्य देश स्लोवाकिया ने न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। It decided on the donation on the provision of MiG-29s and part of the Cub air defense system to Ukraine. स्लोवाकिया यूक्रेन को MiG-29 विमान डोनेट करेगा और उसने ये भी साफ कर दिया कि जो विमान ऑपरेशनल हैं वही यूक्रेन को सौंपे जाएंगे। स्लोवाकिया रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला दूसरा देश होगा, क्योंकि इससे पहले पोलैंड ने भी यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया था। यूक्रेन को पोलैंड से 12 विमान मिल सकते हैं, लेकिन पहली खेप में पोलैंड 4 MiG-29 विमान देने वाला है, जो 4 से 6 हफ्तों में यूक्रेन को सौंप दिए जाएंगे। काफी दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहयोगी पश्चिमी देशों से आधुनिक लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे थे। यूक्रेन को उम्मीद है कि आधुनिक लड़ाकू विमानों से जंग की सूरत बदली जा सकती है। लेकिन उधर रूस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि पोलैंड और स्लोवाकिया से मिलने वाले लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया जाएगा। रूस ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से रूसी सेना के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी मदद से जंग के नतीजे नहीं बदलने वाले। उधर यूक्रेन की मदद करने वाला जर्मनी खुद हथियारों की किल्लत का सामना कर रहा है। जर्मनी में सेना के मामले से जुड़ी संसद की कमिश्नर की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जर्मन सेना पर कई चौंकाने वाली बातें कही गई।
जिसके मुताबिक जर्मन सेना के पास टैंकों की भारी किल्लत है। कुछ दिनों पहले ही जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक दिए, लेकिन अब नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि जर्मनी के पास अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए भी टैंक नहीं बचे। न सिर्फ टैंक, लड़ाकू विमान, गोला बारूद और सेना की जरूरत के दूसरे सामानों की भी भारी कमी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार से जल्द हथियार खरीदने की अपील की गई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पिछले साल सेना के आधुनिकीकरण के लिए 107 अरब डॉलर यानी करीब 88,000 करोड़ भारतीय रुपयों के फंड का ऐलान किया था, लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि मौजूदा हालात से सेना को उबारने के लिए इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए। और इसी बीच जर्मनी ने एक और बड़ा फैसला किया, जिसके मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर खरीदकर उसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, ताकि वायुसेना में हेलीकॉप्टर की किल्लत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और इसके लिए जर्मनी का रक्षा मंत्रालय डील फाइनल करने की तैयारी में जुट गया। कुल 82 हेलीकॉप्टर खरीदने का प्लान है, जिनमें 24 को लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लैस होंगे। जर्मनी इसके लिए 330 करोड़ डॉलर यानी 27,000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करेगा। दरअसल रूस से बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी अपनी सेना की हर कमी को दुरुस्त करने की कोशिश में, और नई हेलीकॉप्टर डील भी उसी कोशिश का हिस्सा होगी। इस बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया में आसमान में एक बार फिर रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। वहां कुछ महीनों पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी। और एक बार फिर कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो इलाके में आसमान में एक कतार में रोशनी के 4-5 गोले एक ही तरफ बढ़ते नजर आए, जिसे कुछ लोगों ने अपने कैमरों पर रिकॉर्ड कर लिया। वहां पिछले साल सितंबर में इस तरह की घटना देखने को मिली थी, तब भी रेल के डिब्बों की तरह रोशनी के गोले आसमान में एक तरफ बढ़ते नजर आए थे। इधर रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने चैलेंजर टैंक चलाने की ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग यूके के सैनिकों ने दी, जिसका एक वीडियो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें यूक्रेन के जवान चैलेंजर टैंक से ताबड़तोड़ बम बरसाते दिखाई दिए। ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया, उसमें ब्रिटेन और यूक्रेन के सैनिक टैंकों पर चढ़ते नजर आए। तैयारी पूरी होने के बाद वो टैंकों को एक मैदान में ले गए, जहां टारगेट सेट होने के बाद यूके के सैनिकों ने यूक्रेन के जवानों को टैंकों को चलाने और उससे हमला करने की ट्रेनिंग दी। यही नहीं, यूक्रेन की सेना को मैदान के साथ साथ पानी में भी टैंकों को दौड़ाने का अभ्यास कराया गया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को कई चैलेंजर टैंक मुहैया कराए, जिससे वो रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इधर ईरान ने भारत की ताकत का लोहा माना और ये उम्मीद जताई कि वो जल्द ही उससे तेल खरीदना शुरू कर सकता है। भारत ने ईरान से तेल की खरीद 2019 में बंद कर दी थी। उस वक्त अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ईरान का मानना है कि भारत की ताकत अब पहले से कई गुना बढ़ गई और वो आसानी से अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है। ये बात खुद भारत में ईरान के राजदूत इरज इलाही ने कही और उन्होंने भारत से ईरान का तेल खरीदने की अपील भी की। ईरान के मुताबिक भारत ने जैसा दम रूस के साथ तेल खरीद कर दिखाया, वो ईरान के साथ भी वैसा कर सकता है, क्योंकि 2019 तक चीन के बाद भारत ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन अमेरिका के बैन की वजह से तब भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब ईरान को उम्मीद है कि भारत चाहे तो वो उससे तेल खरीद सकता है, क्योंकि रूस के मामले में भी भारत ने यह साफ कर दिया कि अपने देश के हित में फैसले करने के लिए वो महाशक्तियों के दबाव में नहीं आएगा। इसी वजह से जंग के बीच भी भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। जबकि रूस पर अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। कई देशों ने वहां से तेल और गैस का आयात रोक दिया, लेकिन भारत रूस से तेल मंगाता रहा, क्योंकि रूस ने भारत को भारी भरकम डिस्काउंट दिया। इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में यूरोप को आईना दिखा दिया था। यूरोप की आपत्ति को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जंग शुरू होने के बाद यूरोप ने ही रूस से ज्यादा तेल खरीदा और भारत की यही ताकत देखकर अब ईरान की उम्मीद भी जग गई। उसे भी पता चल गया कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। इसी वजह से ईरान ने भारत से तेल खरीदने की अपील की। उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में आए भूकंप में कई लोगों की मौत हो गई। वहां आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई, जिससे जमीन थर्रा उठी, जिसके वीडियो भी सामने आए। इस शक्तिशाली भूकंप के झटके इक्वाडोर के कई शहरों में महसूस किए गए। इक्वाडोर में समंदर के किनारे बसे ग्वायाकिल शहर में भूकंप के जोरदार झटकों से अफरा तफरी मच गई। वहां घबराए हुए लोग जान बचाने के लिए इमारतों से निकलकर खुली जगहों की ओर भागते नजर आए। इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि मचाला शहर में भूकंप की चपेट में आकर कई इमारतें जमींदोज हो गईं। वहां एक इमारत की दीवार रास्ते से गुजर रही कारों पर गिर गई, जिसकी वजह से कुछ लोग मलबे में दब गए। हालांकि राहत बचाव में जुटी टीमों ने मलबे से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बताया गया कि इस ताकतवर भूकंप की वजह से इक्वाडोर के अलग अलग शहरों में कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के जवानों पर सैकड़ों गोले बरसाते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कुछ जवानों को मार गिराने का भी दावा किया। जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, उसमें उसके सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, रूस के जवानों ने यूक्रेन की सेना पर बमों की बारिश कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ
ब्रेक के बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें बाइडेन सरकार से यह अपील की गई कि वो जल्द से जल्द F-16 यूक्रेन भेज दे। अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिट्ठी के जरिए इस बात को रखा कि F-16 भेजकर यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही बात ज़ेलेंस्की भी अमेरिका को लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वो F-16 यूक्रेन नहीं भेजने के फैसले पर लगातार अड़ा हुआ है। हालांकि यूक्रेन को पोलैंड से MiG-29 मिलने पर थोड़ी राहत जरूर होगी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 से जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा, जबकि F-16 किसी भी जंग में बाजी पलटने की ताकत रखता है। लेकिन लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की इस फाइटर जेट को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका को मना पाएंगे। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक तीनों आतंकी वहां किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिसका पता चलता ही सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में तीनों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक आतंकी वहां के इलाकों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल ताइवान झगड़े में नहीं होगा। यह बयान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने दिया, जिनसे एक इंटरव्यू में ऑकस देशों के बीच हुई पनडुब्बियों की डील पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों को ताइवान विवाद सुलझाने नहीं भेजा जाएगा। यानी डील के कुछ ही दिन बाद अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जब ये डील हुई तो पूरी कहानी ताइवान के इर्द गिर्द ही बुनी गई। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के बारे में कम और चीन ताइवान झगड़े के बारे में ज्यादा बात हुई। और बताया गया कि ऑकस देशों में डील ताइवान में चीन को सबक सिखाने के लिए हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2030 से 2040 के बीच जो परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी वो चीन की शामत बन जाएंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री इस बात से सहमत नजर नहीं आए, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि जैसे ही परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी उन पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की सरकार फैसला करेगी कि उन्हें कब और कहां भेजना है, और इस फैसले में अमेरिका का कोई दखल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियों की डील के बदले अमेरिका से कोई वादा नहीं किया और इस डील का ताइवान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की डील का ताइवान झगड़े से लेना देना नहीं है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री तो यही कह रहे हैं, जबकि डील के ऐलान के बाद इसे चीन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस नए स्टैंड ने सारा समीकरण ही उलट-पुलट कर रख दिया। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि एक हफ्ते में दूसरी बार नेटो ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमान एक बार फिर नेटो देश एस्टोनिया की हवाई सीमा के करीब पहुंच गए थे, जिन्हें वहां से भगाने के लिए ब्रिटेन की वायुसेना के 2 टाइफून फाइटर जेट रवाना हो गए। ब्रिटेन के ये फाइटर जेट एस्टोनिया में ही तैनात है ताकि रूस की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और एक बार फिर ब्रिटेन के फाइटर जेट ऐसा ही करने के लिए उड़ गए, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ जब रूस के लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब पहुंच गए। खबर के मुताबिक इस बार रूसी सेना के Tu-134 विमान के साथ 2 सुखोई फाइटर जेट भी थे, जबकि रूसी सेना का एक कार्गो प्लेन भी उनके साथ मौजूद था। इससे पहले 15 मार्च को भी रूस का विमान एस्टोनिया के पास पहुंच गया था, जिसे वहां से खदेड़ने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी ने साझा अभियान छेड़ा था और रूस के विमान को वहां से भगा दिया था। अफगानिस्तान की सरकार में एक बहुत बड़े उठापटक की सूरत बनती साफ दिखने लगी। इस बार अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा की कुर्सी खतरे में दिख रही है। तालिबान में पड़ी फूट अब अफगानिस्तान की सत्ता में बड़े बदलाव की वजह बन सकती है, क्योंकि अखुंजादा के खिलाफ बढ़ रहा विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अखुंजादा के खिलाफ जो धड़क खड़ा हुआ उसमें 2 बड़े नाम हैं। पहला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो हक्कानी नेटवर्क के मुखिया होने के अलावा अफगानिस्तान की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री हैं। जबकि दूसरा नाम है मुल्ला याकूब का। तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब भी वहां के ताकतवर नेताओं में है और इन दोनों नेताओं का दबदबा अफगानिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में है। इतना ही नहीं, इन दोनों के रिश्ते दूसरे मुल्कों के नेताओं और संगठनों से भी काफी अच्छे हैं। यही वजह है कि इस बार अखुंजादा के लिए टिकना मुश्किल है, क्योंकि अखुंजादा के साथ कई मसलों पर तालिबान के बड़े नेताओं की बिल्कुल नहीं बन रही। खास तौर पर महिलाओं को आजादी से जुड़े मामलों में अखुंजादा किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब चाहते हैं कि महिलाओं पर ज्यादा सख्ती न की जाए। सबसे बड़े विवाद की वजह तो तालिबान की हुकूमत का महिलाओं के काम करने से जुड़ा फैसला रहा। अहम फैसला लेते हुए NGO मतलब गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी गई। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर यूरोप और अमेरिका की संस्थाओं पर हुआ, जो अफगानिस्तान में समाज सेवा के काम में लगी थी। इस फैसले की वापसी के लिए भी अखुंजादा पर खूब दबाव डाला गया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। हक्कानी और मुल्ला याकूब भी अखुंजादा को समझाने में पूरी तरह नाकाम रहे। यही वजह है कि वहाँ अखुंजादा के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात हो गए
और कुछ हफ्ते पहले एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए ही सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने अखुंदजादा को सत्ता में होने वाले बदलाव तक का संकेत दे दिया था, लेकिन उसके बाद से तो अखुंदजादा ने भी तेवर बदल लिए और अपने समर्थकों को नए सिरे से जुटाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में मोटे तौर पर तालिबान के 2 धड़े रहे हैं। पहला काबुल वाला धड़ा और दूसरा कंधार वाला धड़ा। अखुंदजादा कंधार वाले धड़े से हैं। लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका दफ्तर काबुल में है। वही काबुल जो हक्कानी और मुल्ला याकूब का गढ़ है। माना जा रहा है कि अगर सत्ता में सीधे रास्ते से बदलाव नहीं हुआ तो वहाँ खून खराबा तक मुमकिन है। मतलब ये कि हक्कानी और अखुंदजादा के धड़ों में भी जंग छिड़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब ISKP पहले से तालिबान की जड़ें काटने में लगा है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये खींचतान वहाँ एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन जाएगी। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के फैसले के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड पहला नेटो देश है जिसने यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। यानी युद्ध के 1 साल बाद पहली बार यूक्रेन को खतरनाक फाइटर जेट मिलेगा, जिसके लिए जेलेंस्की कई महीनों से अमेरिका समेत दूसरे कई नेटो देशों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दिया था। हालांकि यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड जेलेंस्की की मदद के लिए आगे आया। उसने कुछ रोज पहले ही ऐलान किया कि वो आने वाले कुछ दिनों में 4 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजेगा। इतना ही नहीं, 4 MiG-29 यूक्रेन पहुंच जाने के बाद वो 12 और लड़ाकू विमान वहां भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पोलैंड के फैसले का अमेरिका पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने बेहद आधुनिक और घातक F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देगा। जबकि जेलेंस्की लगातार बाइडेन से ये कह रहे हैं कि अगर रूस को हराना है तो वो F-16 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दें, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। और अगर ये विमान यूक्रेन को मिल गया तो वहां से रूस की सेना के पैर उखड़ सकते हैं। F-16 की गरज से ही रूस के सैनिकों में खलबली मच सकती है। अमेरिका के मुताबिक उसके इस लड़ाकू विमान का वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। इसी वजह से यूक्रेन लगातार अमेरिका से इस खतरनाक लड़ाकू विमान की मांग कर रहा है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बार फिर इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पोलैंड के MiG-29 देने के ऐलान का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि इससे अमेरिका के फैसले पर कोई असर नहीं होगा और वो किसी भी हाल में F-16 यूक्रेन नहीं भेजेगा। जबकि अमेरिका में भी अब इस बात की मांग होने लगी है कि यूक्रेन की मदद के लिए F-16 फाइटर जेट वहां भेजे जाएं। कुछ रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बाइडेन सरकार से यह अपील की गई कि वो जल्द से जल्द F-16 यूक्रेन भेज दे। अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिट्ठी के जरिए इस बात को रखा कि F-16 भेजकर यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही बात जेलेंस्की भी अमेरिका को लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वो F-16 यूक्रेन नहीं भेजने के फैसले पर लगातार अड़ा हुआ है। हालांकि यूक्रेन को पोलैंड से MiG-29 मिलने पर थोड़ी राहत जरूर होगी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 से जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। जबकि F-16 किसी भी जंग में बाजी पलटने की ताकत रखता है, लेकिन लगता नहीं कि जेलेंस्की इस फाइटर जेट को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका को मना पाएंगे। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक तीनों आतंकी वहां किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिसका पता चलता ही सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में तीनों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक आतंकी वहां के इलाकों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु पनडुब्बी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में आए डिजिटल क्रांति के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में कहा, आज सब्जी और ठेले वाले के पास भी रहता है QR कोड। कि सब्जी वाला भी QR कोड का उपयोग करता है। ये भारत बन गया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में बोले नितिन गडकरी, क्रिकेट, बिजनेस और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छे काम की वजह से 2024 में फिर जीतेंगे। पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बिजनेस में एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। जो कुछ काम किया उसके आधार पर भारत की जनता का पॉजिटिव वोट हमको मिलेगा। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती, बोले किसी भी मंच पर आकर कर लें चर्चा। मैं खुले में चुनौती देता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी को, किसी मंच पर आ जाए। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर हमला, बोले किसी को भी देश के मान सम्मान पर सवाल उठाने का हक नहीं, संसद में माफी मांगे राहुल गांधी। देश की एक प्रमुख व्यक्ति
जिसकी इतनी बड़ी इकोसिस्टम में अगर देश को निंदा करता है, क्या ये प्रजातांत्रिक अपेक्षा नहीं है वहां के संसद में माफी मांगे? न्यूज 18 इंडिया चौपाल में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम के विजन से पिछले 8 साल में रेलवे में बदलाव। बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में रेलवे में आया है। पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसे चेंज हो, ये प्रधानमंत्री जी ने क्लियर गोल दिया। फ्रॉम डे 1 से ये गोल दिया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। कोरोना में भारत ने दुनिया की मदद की। भारत के बनाए टीके कोरोना में लड़ने में सबसे कारगर। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में मानने वाले लोग हैं। 150 देश में हिंदुस्तान ने मेडिसिन सप्लाई की। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में सचिन पायलट ने उठाए कांग्रेस आला कमान पर सवाल। कहा पिछले साल भेजे गए थे पर्यवेक्षक, अभी तक नहीं हो पाई बैठक। क्या दबाव था, प्रलोभन था, प्रेशर था, क्या था? ये तो जांच का विषय, पार्टी को करना चाहिए जांच इसकी। ब्रेकिंग न्यूज है अमेरिका से, जहां पानी में जहरीले केमिकल के मिलने से हड़कंप मच गया। वहां के मिनेसोटा में बहुत बड़ी महामारी फैलने का खतरा है। पता चला है कि वहां रेडियो एक्टिव केमिकल पानी में मिल गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी फैल सकती है। इसीलिए अमेरिका में लाखों लोगों की जान पर आई आफत की खबर ने सनसनी मचा दी। खबर है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी दहशत का सामना कर रही है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव केमिकल वाला लाखों लीटर पानी है। ये पानी इतना खतरनाक है कि जो भी इसके संपर्क में आ जाए उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसीलिए इस खबर के बाद हड़कंप मच गया। यह हादसा एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में हुआ। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वहां की पाइपलाइन में रेडियो एक्टिव केमिकल मिल गए, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद तो अमेरिका की एजेंसियों ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। पता चला कि वहां के लोगों को 4 महीने तक ये पता नहीं लगने दिया गया कि वहां के पानी में रेडियो एक्टिव केमिकल मिला हुआ है। मतलब ये कि 4 महीने तक पानी की सप्लाई चलती रही और किसी को चेतावनी तक नहीं दी गई। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं पर निगरानी का काम अमेरिका में यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन का है, जिसने अब जाकर बताया कि 4 महीने से हो रही पानी की सप्लाई में रेडियो एक्टिव केमिकल होने की आशंका है। हालांकि कमीशन की तरफ से सफाई दी गई कि पीने के पानी में कोई केमिकल नहीं मिला था, इसीलिए ये जानकारी देना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन आयोग के इस बयान के बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। खबर है कि जो केमिकल पानी में मिला था वो ट्रिटियम है। ट्रिटियम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, जिसके संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और रेडिएशन की वजह से लोगों की जान तक जा सकती है। खबर है कि न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे के 4 महीने बाद लीकेज पर काबू पाया जा सका। इस दौरान 15 लाख लीटर पानी बह गया। इतना पानी किसी भी इलाके में महामारी फैला सकता है, इसीलिए अमेरिका के मिनेसोटा में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। उधर रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के जवानों पर सैकड़ों गोले बरसाते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कुछ जवानों को मार गिराने का भी दावा किया। जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया उसमें उसके सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, रूस के जवानों ने यूक्रेन की सेना पर बमों की बारिश कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हो गया और ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं भीषण बमबारी के बाद पूरे जंगल में धुएं का गुबार छाया नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसने इस हमले में यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बमबारी किस इलाके में की गई इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच अमेरिकी सेना के एक पूर्व पायलट ने यह दावा किया कि वो यूक्रेन में जाकर प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भरोसा जताया कि अगर अमेरिकी सेना के पायलट वहां पहुंच गए तो रूस पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा और साल भर से ज्यादा वक्त से जारी ये जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहे डैन हैम्पटन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन चाहे तो वो जंग में उसकी मदद के लिए तैयार है, जिसमें उनका साथ देने के लिए कई और रिटायर्ड अधिकारी भी तैयार हैं। और जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान F-16 के दम पर तबाही मचा सकते हैं। डैन हैम्पटन ने जेलेंस्की को सलाह दी कि अगर वो प्राइवेट पायलटों को ये काम सौंप दें तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वो जिन लड़ाकू विमानों के दम पर कहर बरपाने की योजना बना रहे हैं उन्हें यूक्रेन को देने से अमेरिका मना कर चुका है, लेकिन उसे पोलैंड से MiG-29 जेट मिलने वाले हैं, जिन्हें वो रूस को खदेड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने अपने पायलटों को चीन के खतरे से अलर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी कैंटस ने एक ट्वीट किया, जिसमें उसने अपने पायलटों को सावधान किया और उन्हें चीन की नौसेना से अलर्ट रहने को कहा गया। कैंटस ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में एक है, जिसे फ्लाइंग कंगारू भी कहा जाता है। उसके ट्वीट ने ऑस्ट्रेलिया के पायलटों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि कैंटस ने अपने ट्वीट में लिखा
कि उसके कई विमानों ने VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव डिटेक्ट की। इसके अलावा उसके GPS को जैम करने की भी कोशिश की गई और ये सब तब हुआ जब उसके विमान साउथ चाइना सी के पास से गुजर रहे थे और इस वजह से उसके पायलटों को अलर्ट रहना होगा। साउथ चाइना सी में चीन के युद्धपोत चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के विमानों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चीन के युद्धपोत VHF के जरिए उनका तालमेल बिगाड़ सकते हैं और GPS जैम करके उन्हें रास्ते से भटका सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंपनी को शक है कि चीन के युद्धपोत VHF के जरिए साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी और हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से के ऊपर उड़ने वाले विमानों पर नजर रख रहे हैं और कभी भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ऑकस डील की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने चीन की नींद उड़ा रखी है और इसीलिए वो समंदर के अंदर और ऊपर हर जगह उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया चीन के लिए नई चुनौती बन रहा है। उधर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने दावा किया कि रूस में पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी गई। बताया गया कि रूस में पुतिन के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस जंग में रूस के हाथ अब तक खाली हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के उस अधिकारी के मुताबिक रूस के लोग जंग में पुतिन के लिए गए फैसलों से नाखुश हैं। असल में जब से रूस ने जंग शुरू की है तब से कई पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका नुकसान वहां की जनता को भी उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत के सुर तेजी से उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन के कई करीबी भी अब धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने में जुट गए, यानी पुतिन इस जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के उस अधिकारी ने यहां तक दावा किया कि पुतिन के समर्थन में खड़े होने वाले नेता भी अब उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे। ये दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। हालांकि उस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि पुतिन का उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि पुतिन का सत्ता से हटना तय है। इधर अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान के एक लड़ाके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस तस्वीर में अमेरिका के आधुनिक हथियारों से लैस वो तालिबानी लड़ाका कमांडो की वर्दी पहने दिखा और इसी वजह से पहली नजर में ये तस्वीर किसी अमेरिकी या ब्रिटिश स्पेशल फोर्स की लगती है, लेकिन उसके कंधे को देखने के बाद ये साफ हो गया कि ये तालिबान का एक लड़ाका है। इस लड़ाके के कंधे पर सबसे ऊपर इस्लामिक अमीरात का झंडा और उसके नीचे अल्लाह अकबर लिखा दिखाई दिया। उसके हाथ में अमेरिकी DPMS पैंथर LRT SASS यानी सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर सिस्टम नजर आया। इसके अलावा उसके पास कई दूसरी असॉल्ट राइफल भी दिखाई दी। यही नहीं, उसकी पीठ पर कम्युनिकेशन रेडियो और कमर में मैगजीन भी लटकी नजर आई। और बताया जा रहा है कि यह लड़ाका तालिबान के एलीट कमांडो यूनिट का सदस्य है। हालांकि उसका पता नहीं चल सका कि यह तस्वीर अफगानिस्तान के किस इलाके की है, इसे कब लिया गया। लेकिन तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियारों के आने से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की परेशानी बढ़ गई। सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, क्योंकि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों की वजह से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। असल में अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियारों का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। इसमें राइफल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां और मिलिट्री ट्रक से लेकर हेलीकॉप्टर तक शामिल हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी इस्लामिक अमीरात की सेना में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हैं, जो तालिबानी लड़ाकों को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने जंग की सूरत बदलने वाले ब्रह्मास्त्र को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रूस ने दावा किया कि यह डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियारों को कबाड़ में बदल देगा, क्योंकि रूस के इस नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से अब उन्हें पल भर में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इसे खासतौर पर अमेरिकी मिसाइलों से निपटने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अब तक यूक्रेन ने जिन गोलों की मदद से रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो उसे अमेरिका से ही हासिल हुए थे। जंग में पिछले 1 साल से रूस के लिए अमेरिका की हॉवित्जर सिरदर्द बनी हुई है और उससे निकलने वाले गोले पुतिन के सैनिकों के लिए घातक साबित हुए हैं, क्योंकि आकार में काफी छोटे ये गोले जब तक रूस के डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ पाते हैं, यूक्रेन अपना काम कर चुका होता है। और इसी समस्या से निपटने के लिए रूस लंबे वक्त से दिमाग लगा रहा है और आखिरकार उसे इसमें सफलता मिल गई। रूस का दावा है कि उसने जो नया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बनाया है वो अमेरिका के छोटे से छोटे विस्फोटक को भी ढूंढ सकता है, जिससे यूक्रेन के हमले रोके जा सकते हैं। रूस के रक्षा विभाग के मुताबिक अब अमेरिका के घातक से घातक हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूस ने दावा किया कि इसे बनाने के लिए उसने उन अमेरिकी गोलों की बारीकी से जांच की जो यूक्रेन ने डोनेट्स्क के होटल में बरसाए थे। लेकिन पिछले साल दिसंबर में दिमित्री रेगोजिन पर किए गए हमले के वक्त यूक्रेन के दागे कुछ गोले नहीं फटे थे, जिन्हें पुतिन की सेना ने अपने कब्जे में लेकर उनकी अच्छी तरह से जांच की और उनकी काट बना ली। वहीं खबर है कि अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते असर को कम करने के लिए भारत ने भी प्लान तैयार कर लिया। इस दिशा में पहला कदम कुछ घंटों बाद शुरू होगा, जब अफ्रीका के कई देशों के साथ भारतीय सेना का अभ्यास शुरू होगा, जिसमें खास तौर पर अफ्रीका के देशों को वो हथियार दिखाए जाएंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। अफ्रीकी देशों के साथ होने वाले इस अभ्यास का नाम एफिंडेक्स रखा गया है, जो पुणे में 21 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा।
जिसमें 10 देशों के सेना प्रमुख और 12 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जबकि 9 देशों के सैनिक इस अभ्यास में शामिल होंगे। भारत की इस तैयारी को चीन की साजिश का जवाब माना जा रहा है। लंबे वक्त से चीन अफ्रीकी मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। उसकी कोशिश इन देशों की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। कुछ दिन पहले ही उसने अफ्रीका में अपने सैन्य बेस तक बनाए हैं, लेकिन भारत की ये तैयारी अफ्रीका में चीन के भ्रमजाल को तोड़ सकती है। भले चौके न हो 2-1 रन तो आए बल्ले से, भले चौके न हो 2-1 रन तो आए बल्ले से, कई ओवर गंवाकर भी खड़े हो तुम निठल्ले से। 100 बात की एक बात कही अकेला ने, जो कानूनन सही है उनको करवाना बड़ा मुश्किल, कि जिन पर रोक है वो काम होते हैं धड़ल्ले से। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।